आज हमारे कोर्स का एक निहायत इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल पार्ट स्टार्ट होने लगा है, जो कि है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोर वेब वाइटल्स। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैं आपको बार बार इस बात का एहसास दिलाता हूं कि यूज़र एक्सपीरियंस किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग में बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। अगर आपकी वेबसाइट पे आने वाला यूज़र डिससेटिस्फाई हो के आपकी वेबसाइट को लीव कर जाए या बाउंस बैक कर जाए, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता और गूगल आपकी रैंकिंग को ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करता और अल्टीमेटली आपकी रैंकिंग डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो यूज़र एक्सपीरियंस को लेकर एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेज स्पीड। हमारे वेबसाइट की या हमारे वेबसाइट के किसी पेज की जो स्पीड है, वो इंतहाई क्रूशल होती है, क्योंकि अगर यूज़र गूगल से सर्च करके हमारी वेबसाइट पर लैंड किया और हमारी वेबसाइट किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दौरान लोड नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वेबसाइट को लीव कर जाए। एक सर्वे के मुताबिक 40% यूज़र्स, अगर कोई वेबसाइट 3 सेकंड्स के अंदर लोड ना हो, तो वो उसको लीव कर जाते हैं। वो वेबसाइट को लोड होने का वेट नहीं करते। तो अगर आपके पेज की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अप टू मार्क नहीं होगी, अगर आपका पेज विदिन 3 सेकंड्स लोड नहीं होगा, एक जनरल क्राइटेरिया के मुताबिक, तो आपके 40% यूज़र्स के लॉस्ट होने का ख़तरा मौजूद है। तो आज हम देखेंगे इन डिटेल, और बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि इसको सिंपल रखूँ ताकि जो आप में से न्यूबीज़ हैं उनको भी इक्वली समझ आ सके। लेकिन ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल है और थोड़ा-सा टेक्निकल भी है, आई अंडरस्टैंड दैट। तो इस मामले में आपकी कोऑर्डिनेशन मुझे इस तरह रिक्वायर होगी कि आप टॉपिक्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, और ना सिर्फ अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें बल्कि इनको मज़ीद जाके एक्सप्लोर करें, और अगेन इनका प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कोर वेब वाइटल्स की। कोर वेब वाइटल्स डिफरेंट मैट्रिसेस का, डिफरेंट टूल्स का एक मजमुआ है, जो कि हेल्प करते हैं हमारी किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए। सो कोर वेब वाइटल्स में पहली चीज़ आती है LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। आप इसको टेक्निकली बहुत ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी कि लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट होता क्या है। देखिए, आपकी वेबसाइट पे कोई मेन एलिमेंट होता है, वो कोई इमेज भी हो सकता है, नॉर्मल कोई वीडियो हो सकती है, या टेक्स्ट का एक ब्लॉक भी हो सकता है। आप इमेजिन करें कि आप एक वेबसाइट पे जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे मुझे एक इमेज देखने को मिलेगा जिसका आप सर्च कर रहे थे, जिसके बारे में, या जिसका टाइटल में आपसे प्रॉमिस किया गया था, और आप उस वेबसाइट पे जाते हैं और काफ़ी देर वेट करते हैं, और वो इमेज जिसको आप देखने आए हैं, एक्चुअल जो कंटेंट था उस पेज का, वो लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है। तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन तो होगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो पेज लीव कर जाएं और उससे अल्टरनेटिव किसी पेज को विजिट करने पहुंच जाएं। अगर किसी यूज़र ने यहाँ से बाउंस बैक किया और उसके किसी अल्टरनेटिव पेज को विजिट किया और वहाँ पे उसकी नीड या रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो ये हमारे पेज के लिए जहाँ से उसने बाउंस बैक किया है, कोई अच्छा साइन नहीं होगा। सो लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट वो मेन एलिमेंट है जो कि आपके पेज का एक मेन और अहम तरीन हिस्सा है। अगेन वो एक इमेज हो सकता है, वो वीडियो हो सकती है, या वो कोई टेक्स्ट का एक बड़ा ब्लॉक भी हो सकता है। तो आपने इस पार्ट को जल्द अज जल्द लोड करवाना होता है अपने यूज़र के लिए। सो लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 सेकेंड या उससे कम होना चाहिए। अगर 2.5 से 4 सेकेंड के दरमियान होगा तो भी खैर है, चल जाएगा। लेकिन अगर 4 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगा आपके मेन कंटेंट को लोड होने में, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, और कोर वेब वाइटल्स का जो एक मैट्रिक्स है वो फेल होगा, और इवन आपको गूगल सर्च कंसोल में भी ये डिस्प्ले कराएगा कि आपका फलां पेज कोर वेब वाइटल्स को फेल कर रहा है, उसको आप फिक्स करें। सो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट याद रखिए 2.5 से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये इसका टाइम ज़्यादा बढ़ता क्यों है। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, मैं आपको सिर्फ जो कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो शेयर करूंगा। पहली रीज़न ये हो सकती है कि आपका जो मेन कंटेंट है वो इतना वाइड है और इतना बड़ा है कि उसको वैसे ही नेचुरली टाइम लग जाता है। लेट्स सपोज आप एक इमेज लोड करवाना चाह रहे हैं जिसका साइज है लेट्स सपोज 4 MB। तो 4 MB का
इमेज अपनी वेबसाइट पे लोड करवाना कोई अच्छा ही अप्रोच नहीं है। तो डेफिनेटली हम इस सिनेरियो में क्या करेंगे कि अगर मेरा लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज LCP फेल हो रहा है मेरे इमेज की वजह से, तो मैं उसको फिक्स करूंगा बाय ऑप्टिमाइजिंग माय इमेज, उसका साइज कंप्रेस करके, उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन करके, इतनी भी क्वालिटी डाउन नहीं करनी कि देखने वाले को बुरा लगे। लेकिन अब उस वेब पेज के जो इमेजेस होते हैं वो हमारे आम मोबाइल या आम कंप्यूटर लैपटॉप वाले इमेजेस से डिफरेंट होते हैं, उनका साइज कम होना चाहिए। वेब इमेजेस का साइज ऑलवेज कम होना चाहिए। तो अगर वो इमेज की वजह से है तो मैं उसका साइज कम करूंगा। अगर वो किसी ऐसे टेक्स्ट ब्लॉक की वजह से है जो कि लोड होने में टाइम ले रहा है, तो मैं उस टेक्स्ट के ब्लॉक को डिवाइड करूंगा इन सिंपल, इन स्मॉल ब्लॉक्स, ताकि वो एक ब्लॉक बहुत ज़्यादा टाइम लोड होने में ना ले। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो मैं आपके साथ कोर वेब वाइटल्स के दूसरे भी टूल्स और मैट्रिसेस शेयर करूंगा, उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, हमारा जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन का टाइम। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट ही एक ऐसा कल्परेट होता है जो हमारी वेबसाइट की एग्जीक्यूशन को ब्लॉक रखता है। अगर हमने जावास्क्रिप्ट को लोड होने दिया और बाकी हमारे पेज के कंटेंट ने उस जावास्क्रिप्ट के लोड होने का वेट किया और बाद में लोड हुए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कोर वेब वाइटल्स फेल हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट, इसके लिए आपको टेक्निकल इसके कोडिंग की या इसके बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। इसको ऑप्टिमाइज़ करना कैसे, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है FID, फर्स्ट इनपुट डिले। ये कोई बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली गूगल सर्च कंसोल में एरर आएगा अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। अच्छा, फर्स्ट इनपुट डिले होता क्या है? हमारा वेब पेज, हमारी वेबसाइट, हमारा आर्टिकल का पेज में जो भी आप समझेंगे, हमारे वेब पेज को लोड होने में टाइम लगता है। अच्छा, अब वो टाइम लगता है और फिर उसको इंटरैक्टिव होने में। अब इंटरैक्टिव होना क्या होता है कि हम उस पेज के साथ किसी किस्म का ताल्लुक बना सकें। लेट्स सपोज अगर वहाँ पे कोई इनपुट, कोई नाम लिखने की कहीं स्पेस है, तो हम वहाँ पे टाइप करें और नाम लिखना स्टार्ट कर सकें एज सुन एज पॉसिबल। या ऐसा तो ना हो कि बहुत टाइम ले रहा है, हम क्लिक करते हैं और उस पर टाइप हो ही नहीं रहा। या किसी भी तरह से पेज के साथ इंटरेक्ट करने में अगर प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, तो हमारा FID फेल हो रहा है, जिसको हमने फेल नहीं करना। तो आपका FID 100 मिली सेकेंड से 300 मिली सेकेंड के दरमियान में होना चाहिए। इससे आगे बढ़ेगा तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, अपने पेज को क्लीन रखना है ताकि जो ही वो लोड हो तो आपके पेज के साथ इंटरेक्ट करना आसान हो और इसके दरमियान कोई हर्डल पेश ना आए। इसमें भी मेन कल्प्रिट मैं आपको कहूँ, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन मेन कल्प्रिट आपका जावास्क्रिप्ट ही साबित होगा अल्टीमेटली। क्योंकि जावास्क्रिप्ट लोड होते टाइम अगर ले रहा है या उसकी कोई क्यूरी कहीं ज़्यादा टाइम ले रही है, तो क्या होगा, आपका पेज इंटरेक्टिव नहीं होगा। वो वेट करेगा कि वो जावास्क्रिप्ट की फाइल मुकम्मल लोड हो जाए, देन वो पेज इंटरेक्टिव हो। तो आपने यहाँ भी जावास्क्रिप्ट का ख़ास ख्याल रखना है और उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर वो बाकी के पेज की स्क्रिप्ट्स को, डेटा को लोड होने में रोक रहा है लोड होने से, तो आपने उसको ये नहीं रोकने देना, बल्कि ये भी हो सकता है कि पैरेलल सारा पेज आपका लोड हो, ताकि जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल आपके पेज को लोड होने से ना रोके। अच्छा, थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़े का टॉपिक है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, CLS। अच्छा, इसको मैं मज़ीद आसान करता हूँ। आप नाम बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल सा है, मुश्किल सा है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम पेश है, डोंट वरी। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट होता क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और आप एक चीज़ वहाँ पे, लेट्स सपोज अगर रीड करने गए हैं या कोई वीडियो देखने गए हैं, आपको पता चलता है जी वहाँ पे वेबसाइट का टाइटल नज़र आ रहा है, नीचे एक टेक्स्ट का कंटेंट है और उसके नीचे वीडियो है। आप जो ही जाते हैं वीडियो पे प्ले करने के लिए, उस पर क्लिक करने, तो एकदम से आपकी जो वीडियो और जो ऊपर वाला कंटेंट है उसके दरमियान एक स्पेस आती है और एक ऐड लोड हो जाता है। सो ये एकदम से ऐड लोड होना, ये कहलाता है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, कि आपके लेआउट ने शिफ्ट किया है। वो बिल्कुल स्मूथ नहीं था, ये नहीं हुआ कि आपका जो वेब पेज है वो स्मूथली लोड हुआ और उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस ना आई हों। सो
कमुलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या है? ये भी हो सकता है कि आपका इमेज शुरू में लोड हुआ और जो जो लोड होता रहा उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया या वाइडर कर लिया। तो कमुलेटिव लेआउट शिफ्ट ये है कि आपका पेज स्मूथ हो और एक तरतीब के साथ ओपन हो और उसके साथ इंटरेक्ट करना आसान रहे। सो इसको हम विजुअल स्टेबिलिटी भी कहते हैं कि आपका पेज जो है विजुअली स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि बस आप विजिट कर रहे हैं और दरमियान में कुछ एकदम से लोड हो जाए। तो ये अगर ऐसा होगा तो आपका कमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का एरर या वार्निंग मैसेज आपको गूगल सर्च कंसोल में रिसीव हो सकता है। सो कमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का भी नॉर्मल कल्प्रिट बताऊं तो इमेजेस हो सकते हैं, और वो वाले इमेजेस जिनकी हम डायमेंशन सेट नहीं करते। लेट्स सपोज हमारा पेज है 500 पिक्सल बाय 200 पिक्सल और हमने वो जगह छोड़ी हुई है एक इमेज के लिए। अगर हम वहाँ पे एक बड़ी इमेज लोड करवाते हैं तो डेफिनेटली वो पहले लोड होगी और देन उसको एडजस्ट करेगी अपनी लोकेशन के हिसाब से। तो हम उसकी डायमेंशंस पहले ही सेट कर देते हैं कि इस जगह पे 500 बाय 200 पिक्सल जगह पहले ही छोड़ दो, ये उस इमेज की जगह है, ताकि वो अपने आप को एडजस्ट करने में लेआउट को शिफ्ट ना करे। आई होप कि आपको ये थोड़ी ड्राई लग रही होंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसान करके समझाऊं। अगर आप इस पर मज़ीद रिसर्च करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। खैर, आज ये तो था कोर वेब वाइटल्स और उसकी बेसिक कुछ एलिमेंट्स। अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना हो तो आप web.dev पे जाके इसको इन डिटेल और इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होगा तो आपको आसानी से समझ आएगी, अगर नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा, हमारा कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग है और मैं इस पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कि पेज स्पीड एक क्रूशल एलिमेंट है, और सेकंड मैं ये भी चाहता हूँ कि आप में से जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या डिफरेंट सर्विसेज देते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हों अपने किचन इनकम को बनाने में या इस तरह की कोई चीज़, तो वो पेज स्पीड की जो स्किल है उसको एज अ सर्विस फाइवर पे, अपवर्क पे, गुरु पे, ये इस तरह की जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ऑफर करके वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकें। सो नेक्स्ट बात आती है हमारी वेबसाइट की पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। अच्छा, वेबसाइट की पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में मैं आपको बेसिक सी और आसान चीज़ें बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रीमियम रिसोर्स भी ना बताऊं, ताकि आपको किसी पेड रिसोर्स की तरफ ना जाना पड़े, कोई पेड प्लगइन बाय ना करना पड़े। अच्छा, कुछ चीज़ों को आप माइंड में रखें और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हो, चाहे ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, और या किसी भी तरह की वेबसाइट पे आप काम करने जा रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी वेबसाइट का थीम। थीम ऐसा होना चाहिए जो कि लाइट वेट हो, फास्ट हो और वेल कोडेड हो। अच्छा, वेल कोडेड का हमें कैसे आइडिया होगा, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम एक न्यू भी हैं, हमें कोई ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो ग्लोबली जो वेल एक्सेप्टेड या बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाले थीम्स हैं, उनमें से ही आप चूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऑप्टिमाइज्ड हों, उनकी स्पीड अच्छी हो, कोडिंग के तमाम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया हो। और इसमें हमने आपको जो थीम बताया है, आप वो थीम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ हाईली फास्ट एंड रिलायबल। अच्छा, इसके साथ साथ जो मेन क्रूशियल, अगेन मैं क्रूशियल का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे बार बार ये वर्ड यूज़ करना पड़ता है। इमेजेस आपकी पेज स्पीड को डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करती है वो जावास्क्रिप्ट और उसके बाद इमेजेस। हम क्या करते हैं, हमने बस कहीं से एक फ़ाइल डाउनलोड की इमेज की और हमने एज इट इज़ उस इमेज फाइल को अपलोड कर दिया। ये नहीं देखा कि उस इमेज का साइज़ क्या था, क्या उसको वेब के लिहाज से हमने ऑप्टिमाइज भी करना है या एज इट इज़ कहीं पे अपलोड कर देना है। तो याद रखें, जब भी आप इमेज यूज़ करना चाहें अपनी वेबसाइट पे तो उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके देन अपलोड करना है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप कोई थर्ड पार्टी रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल की मदद ले सकते हैं और उसमें बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जो कि फ्री हैं। आपने सिंपली करना ये है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन, या अगर आपकी जेपीजी फाइल है तो जेपीजी फाइल ऑप्टिमाइजेशन, या अगर आपकी पीएनजी फाइल है पीएनजी फाइल ऑप्टिमाइजेशन सर्च करें और वहाँ से अपने इमेज को
हाईली ऑप्टिमाइज करें, जितना ऑप्टिमाइज आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमाइज करेंगे उतना आपके इमेज की जो क्वालिटी है ना वो भी डाउन होगी। तो ये बात याद रखना है कि स्पीड के चक्कर में परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हुए अपने इमेज को आपने बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कर बैठना, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यूज़र हमारा उस इमेज को देख के ही आ रहा होता है या वो इमेज देखने आ रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट की, या इवन हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट की, तो उसमें वो देखने आ रहा है कि यार ये प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद कैसे दिखती है, और हमने एक हाई डेफिनेशन एक इमेज वहाँ पे अपलोड कर रखी है। तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करेंगे और उसको कंप्रेस कर देंगे, तो होगा ये कि हमारी इमेज के जो कलर्स हैं वो फेड हो जाएंगे, वो ख़राब होंगे, और वो उसकी जो लुक एंड फील है वो बेहतर नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपने बैलेंस रखना है। जहाँ पे आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और उसका यूज़र इंटरफेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इमेज के मामले में आपने ख़ास ख्याल रखना है, उनको ऑप्टिमाइज़ करना है, और साथ ही आपने जो वेब बेस्ड और मॉडर्न फॉर्मेट्स हैं आपने वो यूज़ करने हैं। अच्छा, तो इसके बाद बात आती है मज़ीद हमने किन किन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर हम कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें नॉर्मली हम जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हम गूगल के यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको भी हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। इसी तरीके से अगर हमने कोई फेसबुक का बटन यूज़ कर रहे हैं, कोई लाइक बटन, फॉलो बटन यूज़ कर रहे हैं, या इस तरह कोई गूगल का कोई बटन यूज़ कर रहे हैं, या गूगल के कोई रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स भी हमारी वेबसाइट की स्पीड को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ से रिमोटली कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स लोड हो रही होती हैं, और नॉर्मली CSS की भी कोई फाइल लोड हो सकती है। तो हमने उनको भी ऑप्टिमाइज़ करना है। कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है और इसके अलावा हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये हम देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स की। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स हम जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कंप्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो DNS की रिक्वेस्ट हैं वो उस सर्वर तक जाएंगी और वापस आएंगी। चलें, हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस नहीं करते और हम इसको सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खैर, नेक्स्ट बात आती है गूगल फ़ॉन्ट्स की। अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको लोकली होस्ट करें, कि हर बार वो गूगल से सर्व ना हो, बल्कि आपके ही सर्वर पर लोकली होस्ट हों और वहीं से ही सर्व हों। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह गूगल फ़ॉन्ट्स को हम लोकली होस्ट कर सकते हैं, और बार-बार जो DNS की रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है लेज़ी लोड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एंड लकीली एंड फॉर्चुनेटली अब वर्डप्रेस ने बिल्ट इन तौर पर इस फीचर को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें किसी एक्सटर्नल प्लगइन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेज़ी लोड होता क्या है? देखें, आपकी वेबसाइट लेट्स सपोज 10 इमेजेस शो करवा रही है, जो कि अबव द फोल्ड एक इमेज है, उसके बाद मिड में है 3-4 उसके बाद है, और इस तरह आपके पूरे पेज इमेजेस से तकरीबन लदा हुआ है। तो होता ये है कि, बल्कि होता ये था कि आपके वो 10 के 10 इमेजेस पेज लोड होने के साथ ही लोड हो जाते थे। अब 10 इमेजेस अगर वो 3 या 4 MB के भी हों, तो भी वो अच्छा खासा टाइम ले जाते थे और आपका पेज लोडिंग पे लगा रहता था। तो अब क्या होता है लेज़ी लोड से, कि आप जब तक उस स्पेसिफिक जगह तक स्क्रॉल नहीं करते अपने पेज को, वो इमेज लोड नहीं होता, और एक एक्स्ट्रा बर्डन जो हमारी पेज स्पीड पे पड़ता था वो अब नहीं पड़ता। तो लेज़ी लोड ये है कि जब तक फोकस उस इमेज तक ना जाए तब तक वो लोड ना हो। सेम विद यूट्यूब एम्बेड्स। अगर आपने यूट्यूब से वीडियो या किसी और प्लेटफॉर्म से वीडियो एम्बेड की हुई है अपने वेब पेज के अंदर, तो वो भी लेज़ी लोड होनी चाहिए, कि जब तक उस पॉइंट तक आपका यूज़र ना जाए, स्क्रॉल ना करे, तब तक उसका लोड नहीं होना चाहिए। इससे आपकी जो पेज स्पीड है उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद सबसे कॉमन और सबसे बड़ा मसला भी कह सकता हूँ, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मिनिफिकेशन। देखें, वर्डप्रेस के जो थीम्स होते हैं वो इस तरह से बनाए गए होते हैं कि उन पे जो एक लेट्स सपोज CSS फाइल है जो उस थीम की ब्यूटिफिकेशन में अपना रोल प्ले करती है, वो हर पेज पर लोड होगी।
चाहे वो होम पेज है, चाहे वो सिंगल पोस्ट वाला पेज है, या चाहे वो ऑथर पेज है, या डेट बेस्ड आर्काइव है, वो हर पेज पर लोड होती है। तो अब होता ये है कि लेट्स सपोज आपका होम पेज के लिए जो CSS रिक्वायर थी, हो सकता है उसमें से बहुत सारे एलिमेंट ऐसा भी हो जो कि सिंगल आर्टिकल वाले पेज पर रिक्वायर ना हो, लेकिन वो दोनों पेजेस पे मुकम्मल लोड होगी। इसको कहते हैं अनयूज्ड CSS, कि एक पेज के लिए जो चीज़ रिक्वायर है वो यूज्ड CSS है, जबकि जो दूसरे पेज के लिए रिक्वायर थी उस पेज के लिए नहीं है जो हमारे सामने लोड हो रहा है, तो ये अनयूज्ड CSS कहलाएगी। सो आपका एक बहुत बड़ा बर्डन आप थ्रू आउट द वेबसाइट लिए फिरते हैं अनयूज्ड CSS, अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में। लेकिन इसको बड़ा कॉशियसली आपने देखना है, क्योंकि अगर आप इसको गड़बड़ कर बैठे, अगर आप इसको ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में कोई इशू हो गया, तो आपकी वेबसाइट ब्रेक भी हो सकती है और वो लोडिंग से रुक भी सकती है। तो मैंने आपको बताना था, आपको आइडिया होना चाहिए, आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करके और अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही अनयूज्ड CSS या अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट को आप मिनीफाई कर सकते हैं। और साथ साथ आपने HTML CSS या जावास्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं, उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं, और इस अमल को कहते हैं मिनीफिकेशन। सो HTML को अगर आप क्लीन करेंगे तो HTML मिनीफिकेशन होगी, इसी तरह CSS मिनीफिकेशन, जावास्क्रिप्ट मिनीफिकेशन। हम इस मिनीफिकेशन के काम के लिए, चूँकि बहुत बड़ा एक मसला है और हमने इस मसले को ज़रूर ठीक करना है, तो इसके लिए भी हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे जो कि डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगेन अब हर मसला ही एक से बढ़कर एक निकलता है। एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट। आप जब भी अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करने जाएंगे ना, आपको इस एरर से वास्ता ज़रूर पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये ज़रूर मैसेज आएगा कि एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट, ये इसको सही करो। जावास्क्रिप्ट या एंड CSS का भी ऑप्शन हो सकता है वो साथ हो। ये होता क्या है? देखिए, आपका वेब पेज लोड हुआ और वो एक तरतीब के साथ लोड होना स्टार्ट हुआ। अब दरमियान में नॉर्मली हेड सेक्शन में या टॉप वाला जो हमारे पेज का सेक्शन होता है, उसमें हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स नॉर्मली लोड होती हैं। अब जब कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हुई जिसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अब वो बाकी पेज की जो रेंडरिंग है उसको ब्लॉक कर देती है, कि जब तक वो जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड नहीं होगी बाकी पूरा पेज भी रुका रहेगा और लोड नहीं होगा। इसको कहते हैं रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट। और इसी तरह CSS पे भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है कि जब तक CSS लोड ना हो कंप्लीट, बाकी पेज लोड ना हो। सो इसको कहते हैं रेंडर ब्लॉकिंग, कि जो रेंडरिंग है बाकी पेज की वो उस जावास्क्रिप्ट के फाइल ने या CSS ने ब्लॉक कर रखी है और बाकी पेज लोड नहीं हो रहा। तो नॉर्मली होना ये चाहिए कि एसिंक्रोनसली हर चीज़ पैरेलल डाउनलोड हो, कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो भी साथ लोड हो रही हो और बाकी का जो पेज है वो लोड होने से ना रुके, वो भी कंटिन्यूसली लोड होना चाहिए। तो अगर आप उस जावास्क्रिप्ट को डेफर कर देंगे या उसको ये कह देंगे कि बाकी पेज लोड हो जाए, जावास्क्रिप्ट चूँकि एक क्रूशल चीज़ है वो बाद में लोड हो, तो ये सॉल्यूशन भी बिल्कुल वैलिड है। या अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट भी लोड होता रहे और बाकी पेज के एलिमेंट्स भी लोड होते रहें, तो ये सॉल्यूशन भी बिल्कुल वायबल है। अभी हम देखेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस को हमने कैसे यूज़ करना है। और रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट जो कि बहुत बड़ा मसला है पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, और जब आप चेक करने जाएंगे तो आपको ये इशू ज़रूर आएगा। और आपके पास अगर आप फ्रीलांसिंग करने की ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उनमें भी सबसे बड़ा मसला यही होगा, रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट। अगेन इसको भी बड़ा कॉशियसली आपने यूज़ करना है, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट को आपने डेफर किया और वो नीचे वाले किसी एलिमेंट के लिए रिक्वायर्ड था, तो यहाँ से भी आपको इशू क्रिएट हो सकता है। सो ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको पहले अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिकल करें और टेस्ट करें, देन अपने लाइव जो वेबसाइट है उस पर अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद अपने जो ब्लॉग है, जो आपको वर्डप्रेस की साइट है, उसको अप टू डेट रखें, उसका वर्जन ओल्डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये सिक्योरिटी का भी फ्लॉ है, मतलब आपने चीज़ों को अपडेट नहीं रखा, आप पुराना वर्डप्रेस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं और उस वर्डप्रेस के वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी आ गई है, कोई सिक्योरिटी का इशू आ गया और आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। तो ऑलवेज कीप योर वेबसाइट अपडेटेड।
इसी के साथ साथ अपने थीम्स और प्लगइन्स को भी अपडेट रखें। हर साल लाखों बल्कि करोड़ों वेबसाइट्स हैक होती हैं और उनमें जो मेजर रीज़न होती है वो यही होती है कि वो थीम या तो कोई ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड नहीं किया गया, फ्री के चक्कर में कहीं से ऐसी जगह से डाउनलोड कर लिया गया जहाँ पे उन्होंने थीम के अंदर कोई फाइल इंजेक्ट कर दी थी या कोई इस तरह का मिलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया था, या इसी तरीके से या वो अपडेट नहीं किया गया था और उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी थी। तो ऑलवेज कीप योर थीम्स, प्लगइन्स एंड वर्डप्रेस अप टू डेट। जब हम बहुत ज़्यादा वर्डप्रेस के प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो डेटाबेस के अंदर अपनी एंट्रीज क्रिएट करते हैं। जब हम उसको चाहे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि चाहे हम उस प्लगइन को डिलीट भी कर दें लेकिन जो वर्डप्रेस की एंट्रीज हैं वो मौजूद रहती हैं। तो ऑलवेज मैनेज एंड ऑप्टिमाइज योर वर्डप्रेस डेटाबेस। अपने वर्डप्रेस डेटाबेस को भी आपने ऑप्टिमाइज रखना है। इसके लिए एक सिंपल सा प्लगइन है WP ऑप्टिमाइज, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या इसी तरीके के बहुत सारे और भी प्लगइन्स मौजूद हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अपने SSL को आपने फिक्स रखना है और आपकी वेबसाइट हमेशा HTTPS के साथ लोड होनी चाहिए, सिंपल HTTP के साथ लोड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे करना है और इनका क्या रोल होता है और एक्चुअली वेबसाइट की जो स्पीड है वो मैयर कैसे कर सकते हैं, हम मैयर के दौरान जो इश्यूज आते हैं उनको फिक्स कैसे करना है, ये हम देखते हैं अब प्रैक्टिकली। लेट्स गो। अभी हम देखेंगे कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिकली कैसे करनी है। अगर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करें या अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो सबसे पहले स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में बात आती है कैशिंग की। अच्छा, इसमें मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में बता देता हूँ कि कैशिंग क्या होती है और ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ख़ास तौर पर वर्डप्रेस की हम कोई पेज ओपन करते हैं या एज अ यूज़र किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उसके बिहाइंड बहुत सारे स्क्रिप्ट्स कंबाइन होके, इवन डेटाबेस की रिक्वेस्ट करके, वहाँ से डेटा फैच करके और बहुत सारे मरहलों से गुजर कर एक पेज बन के हमारे सामने आता है। तो क्या ही बेहतर हो कि जो पेज अब फाइनल वर्जन में हमारे सामने आया वो उसी फॉर्म में कहीं सेव हो जाए और जब नेक्स्ट विजिटर आए हमारी वेबसाइट पर तो वो वही पेज उसके सामने सर्व हो जाए, बजाय इसके कि जो तमाम जो प्रोसेसिंग हुई थी वो अगेन हो। आई होप कि आपको ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स बात समझ आ गई होगी। हमने जो डेटाबेस की क्यूरीज हैं, जो पेज की फार्मूलेशन है, उस सब का टाइम कम कर देना है और उसको एक स्टैटिक पेज बना के कहीं पे सेव कर लेना है। जब नया विजिटर आए तो बजाय उसके कि वो सारा काम अगेन हो, वहीं से स्टैटिक फाइल सर्व हो जाए और टाइम बच जाए और रिसोर्सेज भी बच जाए और स्पीड भी डेफिनेटली ऑप्टिमाइज हो जाए। तो इसमें पहली बात आती है कैशिंग। कैशिंग के लिए वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम अपनी पेज की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें मैं पहले आपको फ्री के ऑप्शन बताऊंगा जिसमें है WP सुपर कैशे और नहीं या WP फास्टेस्ट कैशे। इसमें बात याद रखें कि आप कैशिंग का कोई एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। आपने एक या एक से ज़्यादा प्लगइन यूज़ नहीं करने, सिर्फ एक प्लगइन यूज़ करना है। तो अगर आप फ्री में ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को तो उसमें WP सुपर कैशे मेरी पहली प्रेफरेंस है और उसके अलावा WP फास्टेस्ट कैशे भी बहुत अच्छा है जो कि आपकी पेज की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में बहुत रोल प्ले करता है और आपके यूज़र्स को स्टैटिक कंटेंट सर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे स्पीड भी ऑप्टिमाइज होती है और यूज़र का टाइम भी बचता है और वेबसाइट उसको फास्ट लोड होती है उसके सामने। और प्रीमियम में अगर आप जाएं तो WP रॉकेट इज़ द बेस्ट प्लगइन एवर। WP रॉकेट अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे मज़ीद प्लगइन्स यूज़ करने के झंझट से आज़ादी मिल जाएगी। सो अगर आप WP रॉकेट यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट है। डेफिनेटली प्रीमियम है, आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी कुछ, लेकिन इट्स वर्थ स्पेंडिंग मनी। एक बेहतर अल्टरनेटिव है फ्री का, और लेकिन पैसे आपको साथ यूज़ करने पड़ेंगे। सो WP सुपर कैशे आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, या आप WP फास्टेस्ट कैशे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है और उसके साथ ही आपने जाना है प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। मैं यहाँ पे WP सुपर कैशे या WP फास्टेस्ट कैशे इंस्टॉल करने लगा हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे WP
फास्टेस्ट कैशे और यहाँ से आप पहले प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपका WP फास्टेस्ट कैशे का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे आप WP फास्टेस्ट कैशे की जो सेटिंग्स हैं आप प्लगइन्स के पेज से भी एक्सेस कर सकते हैं और या आपके जो बिल्ट इन साइड बार का मेन्यू है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखें कैशे सिस्टम, इसको सबसे पहले आपने इनेबल करना है कि हमारा जो डायनामिक पेज होगा उसका एक स्टैटिक वर्जन बना के हमारे पास सेव कर ले और जब नेक्स्ट यूज़र आए तो उसको डायनामिक पेज सर्व करने की बजाय एक स्टैटिक पेज सर्व करे। अच्छा, प्रीलोड होता है कि आपके कैशिंग सिस्टम को विजिटर के आने से पहले ही बना के रख दे। ये वैसे तो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, लेकिन ये आपकी होस्टिंग पे एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा, तो फिलहाल हम इसको अनचेक रखते हैं। सो लॉग्ड इन यूज़र डोंट शो द कैश्ड वर्जन फॉर लॉग्ड इन यूज़र, इसको डोंट शो ना करें। वो कहता है कि अगर आपने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है वर्डप्रेस में तो क्या आपको कैश्ड वर्जन शो करवाना चाहिए या नहीं, तो आप अकॉर्डिंगली इसकी सेटिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल डोंट शो द कैश्ड वर्जन फॉर डेस्कटॉप टू मोबाइल डिवाइसेस, ये कहता है कि जो एक मैंने कैशे कर रखा है डेस्कटॉप का पेज, क्या मोबाइल पे भी वही पेज शो करवाऊं? तो इसमें नॉर्मली हम इसको यही कहेंगे कि हाँ, डेस्कटॉप वाले पेज को ही आप मोबाइल पे शो कराओ, क्योंकि हम जो रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस के थीम्स हैं, अभी जो लेटेस्ट थीम चल रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो उसमें आप सेम पेज दोनों को शो करवा सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस पे वो अकॉर्डिंगली अपने आप को अपनी विड्थ हाइट को एडजस्ट कर लेगा। सो दोनों के लिए सेपरेट कैशे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है न्यू पोस्ट, क्लियर कैशे फाइल्स व्हेन अ पोस्ट और पेज इज़ पब्लिश। जब भी आप नया पेज या नई पोस्ट पब्लिश करें तो आपके कैशे का जो पूरा सिस्टम है उसको रिमूव हो जाना चाहिए और नए सिरे से पेजेस की जो कैशे है वो बनना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर देंगे। वो पूछता है कि क्लियर ऑल कैशे करूं जब नई पोस्ट हो, या सिर्फ होम पेज या पोस्ट कैटेगरी या इन चीज़ों के जो कैशे है वो डिलीट करो, तो ये आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। मिनीफाई HTML यस, मिनीफाई CSS यस, कंबाइन CSS। अब यहाँ पे बात आती है मिनिफिकेशन की और कम्बिनेशन की, कि आपकी जो CSS फाइल अगर एक से ज़्यादा है तो क्या उनको कंबाइन कर दे ताकि एक ही रिक्वेस्ट जनरेट हो, तो हम इसको यस कर देते हैं। कंबाइन JS, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका सर दर्द होगा मेन वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, जो कि नॉर्मली आपकी जो रेंडरिंग है उसको भी ब्लॉक कर सकती हैं, या आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसमें भी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती हैं और आपका जो स्कोर है वो डाउन जा सकता है। अच्छा, gzip कंप्रेशन इसको आपने इनेबल रखना है। ब्राउज़र कैशे डेफिनेटली इसको आपने इनेबल रखना है। इमोजीज को आप डिसेबल रख सकते हैं। अच्छा, रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट के लिए इसमें वो कहते हैं कि आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, लेजी लोड के लिए भी प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। अगर आप गूगल फॉन्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे हम सबमिट करते हैं क्योंकि हमने सिर्फ बेसिक और फ्री वर्जन यूज़ करके ही इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा, इसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी प्रीमियम है, CDN भी प्रीमियम है, तो फिलहाल हम इसको एज इट इज़ लीव कर देते हैं और अपना स्कोर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेज स्पीड का स्कोर चेक करना है। तो हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे जिससे हम पेज स्पीड की जो स्कोरिंग है उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे आप सिंपली अगर पेज स्पीड भी लिखते हैं तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला है developers.google, दूसरा है pagespeed.web.dev और तीसरा है GT मैट्रिक्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप GT मैट्रिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग योर वेबसाइट पेज स्पीड स्कोर, लेकिन GT मैट्रिक्स हमारे वेब पेज को डेस्कटॉप वर्जन के लिए टेस्ट करता है, जो कि डेस्कटॉप वर्जन के लिए अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ करना आसान है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल पेजेस। मोबाइल पेजेस के लिए ऑप्टिमाइज़ करना थोड़ा टफ है। खैर, हम जाते हैं pagespeed.web.dev। अब यहाँ पे हम अपने जो वेबसाइट जिसको ऑप्टिमाइज़ करने जा रहे हैं उसका URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम पेस्ट करने के बाद हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं और अब हमारी वेबसाइट की जो पेज स्पीड का एनालिसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि डायग्नोज परफॉर्मेंस इश्यूज़। सो ऑलरेडी मुझे ये 92 स्कोर दिखा रहा है फॉर मोबाइल डिवाइस और डेस्कटॉप के लिए दिखा रहा है मुझे 99। अब आप डेस्कटॉप के लिए देखें तो फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट जो सबसे मेजर पार्ट है मेरे पेज का वो लोड होने में 0.8 सेकेंड्स ले रहा है।
पेज को इंटरेक्टिव होने में 0.8 सेकंड लगते हैं, कोई ब्लॉकिंग टाइम नहीं है और कोई कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट नहीं है। लेकिन ये इतना भी आसान, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जब आप कोई एड्स यूज़ कर रहे होंगे, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे होंगे, अगर माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का हमने जिक्र किया था, अगर आप उसका कोड यूज़ कर रहे होंगे, अगर आप गूगल एनालिटिक्स का कोड यूज़ कर रहे होंगे, अगर आप गूगल एडसेंस के कोड यूज़ कर रहे होंगे या कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको डेफिनेटली इस स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको अकॉर्डिंगली चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम वापस आते हैं मोबाइल में। मोबाइल में 92 स्कोर दिखा रहा है। अगर आपका स्कोर 80 टू 85 से अबव है तो दैट्स फाइन, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। 85 से ज़्यादा है तो फाइन है, लेकिन डेफिनेटली कोशिश तो करनी है कि नियर टू 100 हो। अच्छा, नीचे आते हैं। फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट 2.6 सेकंड ले रहा है, जो कि 2.5 सेकंड्स होना चाहिए। अगर ये 3 सेकंड्स तक भी चला जाता है और मेरे पेज की जो लेआउट है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो आई कैन अकोमोडेट दिस। टाइम टू इंटरेक्टिव भी 2.6 सेकंड से 2.6 सेकंड है, दैट्स फाइन, कोई ब्लॉकिंग टाइम नहीं है। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट भी हमारा अंडर कंट्रोल है। लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट 2.6 सेकंड है, ये भी 2.5 होना चाहिए। स्पीड इंडेक्स भी हमारी फाइन है। अपेरेंटली हमें चीज़ें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। अब हमने इनको मज़ीद कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, या यहाँ तक हम कैसे है कुछ प्लगइन्स को या ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके हम उसकी तरफ वापस चलते हैं। पहले काम था हमारा कैशिंग को इनेबल करना, जो कि हमने WP फास्टेस्ट कैशे के थ्रू इनेबल कर दिया और हमारी जो बेसिक कैशिंग सिस्टम है वो इनेबल हो चुका है। सेकंड चलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। एक और बहुत बड़ा इशू आपको आएगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। इसको फिक्स करना बिल्कुल आसान है। फॉर्चुनेटली इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, आसान सा काम है। अच्छा, इसको आप फ्री में ही ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब फ्री में ऑप्टिमाइज़ करने के भी फर्दर 2 ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है। एक तो है कि आप प्लगइन्स का सहारा लें और दूसरा है आप इस सारे काम को मैनुअली करें। तो आई वुड सजेस्ट कि इस सारे काम को आप मैनुअली परफॉर्म करें। मैनुअली परफॉर्म करने के बिल्कुल आसान है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक वेबसाइट ओपन करें tinypng.com। tinypng.com आपकी वेबसाइट पर मौजूद जो इमेजेस होते हैं, या आप उन इमेजेस को जो आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहते हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उनका साइज़ कम कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी कम करके उनका साइज़ रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे वेब पेज पे वो बहुत ज़्यादा लोड पुट ना करे। tinypng.com पे जाएंगे, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। tinypng.com। अब यहाँ पे कह रहा है ड्रॉप योर वेब PNG और JPEG फाइल्स हियर। आप अपनी जो फाइल जिसको आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाह रहे हैं, वहाँ पर अपलोड करने से पहले यहाँ पे अपलोड करें और उसको आप ऑप्टिमाइज़ करें। मैं आपको एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ। अभी एक फ़ाइल जो कि ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ थी 27 KB की थी, वो अब 23 KB की बन चुकी है और 14% उसके साइज़ में रिडक्शन आई है। तो अब मैं इस फ़ाइल को डाउनलोड कर लूँगा। जो मैंने फ़ाइल ऑप्टिमाइज़ कर लिया उसको मैंने अपने पास डाउनलोड कर लिया। मेरी पहली जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट है कि मैंने उसको कन्वर्ट करना है वेब पी में। जब आप अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको कहेगा कि अपनी जो इमेजेस हैं उसको नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट्स में सर्व करें, ना कि PNG या JPEG में। तो उस काम के लिए मुझे वेब पी फाइल चाहिए। अब मैं PNG को वेब पी में कन्वर्ट करूँगा। अब इसके लिए मैं सिंपली गूगल का सहारा ले सकता हूँ। गूगल में लिखूँगा PNG टू वेब पी कन्वर्टर। अब मेरे पास cloudconvert.com एक वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं यहाँ से कुछ फाइल्स को मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ। खैर, मैंने अभी जो फ़ाइल डाउनलोड की इसी को मैं अपलोड करता हूँ। अब यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि आप कन्वर्ट किस चीज़ में करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कन्वर्ट कर दो वेब पी में। अब उसकी भी मज़ीद सेटिंग कर सकता हूँ, आप इसको एज़ इट इज़ छोड़ सकते हैं। कन्वर्ट पे क्लिक करें। अब आपकी जो PNG फाइल थी वो वेब पी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड कर लें। अब ये वेब पी फाइल आपके पास डाउनलोड हो गई। अब आपने जो अपने वेबसाइट पर अपने वेब पेज पे जो इमेज अपलोड करना था, अब वो इंस्टेड ऑफ PNG आप अपलोड करेंगे वेब पी फाइल, जो कि कंपैटिबल है हमारे लेटेस्ट ब्राउज़र्स के साथ। आप याद रखें, अगर कोई आपका विजिटर कोई ओल्ड ब्राउज़र यूज़ कर रहा है तो वेब पी इमेज
मे भी उसके सामने लोड ना हो, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो खैर, लेकिन आपने वेब पी में ही करना है। अगर हम ये दोनों काम मैनुअली नहीं करते, जो कि मैंने आपको रेकमेंड किए हैं कि आप मैनुअली ही ये सारा काम परफॉर्म करें, अगर आप इसको मैनुअली परफॉर्म नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जी सारा काम प्लगइन्स के थ्रू हो, ऑटोमेट हो, तो उसके लिए आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, EWWW इमेज ऑप्टिमाइज़र, और उसके साथ साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं वेब पी एक्सप्रेस। EWW क्या करेगा? वो tinypng.com से जो काम हमने किया है, वही काम ये EWWW का प्लगइन परफॉर्म करेगा हमारी वेबसाइट पे, और वेब पी एक्सप्रेस वही काम करेगा जो अभी हमने कन्वर्जन की थी PNG टू वेब पी, और वो वेब पी के जो फाइल्स होंगी उनको सर्व भी करेगा। सो आप या तो ये काम मैनुअली कर सकते हैं इन दो वेबसाइट्स के थ्रू, या इन दो प्लगइन्स के थ्रू आप इस काम को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। सो मैं अगेन अपने वेबसाइट के प्लगइन सेक्शन में जाऊंगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, और हम इसको EWW टाइप करते हैं यहाँ पे। सो EWWW इमेज ऑप्टिमाइज़र प्लगइन हमारे सामने आ गया है। ये आप यहाँ से ऑथर के नाम से याद रखा करें कि एक्चुअली वो प्लगइन जो मैं बता रहा हूँ क्या ये वही है। सो एग्जैक्टली WWW इस प्लगइन का ऑथर है, बनाने वाले हैं, मेकर हैं। तो आपने ये प्लगइन यूज़ करना है, और मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। सो हमारा प्लगइन इज़ इंस्टॉलिंग, और साथ ही इंस्टॉल्ड, एंड लेट्स एक्टिवेट इट। तो अब EWW इमेज ऑप्टिमाइज़र मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ। सो आप एक्टिवेट इजी आयो, ये थोड़ा प्रीमियम होगा, आप इसको स्टिक विद फ्री मोड फॉर नाउ कर दें। अच्छा, दिस विल रिमूव ऑल मेटा डेटा, EXIF, कमेंट्स, कलर प्रोफाइल्स, ऑल एनीथिंग एल्स दैट इज़ नॉट पिक्सल डेटा। सो आप मेटा डेटा को रिमूव कर दें, ताकि जो नॉर्मली जिस कैमरा से फ़ोटो बनाई गई होती है उसकी डिटेल्स उस इमेज के मेटा डेटा में सेव होती हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वेबसाइट के लिए रिक्वायर नहीं होती, हम उनको रिमूव कर देते हैं। सो रीसाइज इमेजेस, हम अगर इमेजेस को रीसाइज करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ इतनी लेके जाए, इससे ज़्यादा इमेजेस को ना करें। ऐड मिसिंग डायमेंशंस, ये भी आप ऐड कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप WP रॉकेट यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला ऑप्शन उस प्लगइन में भी मौजूद होता है। सो लेजी लोड के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, कि लेजी लोड वो होता है कि जब तक आपके इमेज तक फोकस ना जाए, आपका इमेज लोड ना हो। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज वर्डप्रेस में बिल्ट इन ये फीचर अब मौजूद है। सो वेब पी कन्वर्जन, आप वेब पी में कन्वर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप जो हम नेक्स्ट वेब पी एक्सप्रेस करने जा रहे हैं प्लगइन, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं पिक्चर वेब पी रीराइटिंग भी कर देता हूँ। सेव चेंजेस, हमने चेंजेस को सेव कर दिया। अब जो भी नई इमेज अपलोड होगी, ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट ऑप्टिमाइज भी कर देगा, और उसको वेब पी में कन्वर्ट भी कर देगा। सो अब हम आते हैं मीडिया में। ये आपके सामने बल्क ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ गया। बल्क ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, और यहाँ से स्कैन फॉर अनऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। सो ये स्कैन करेगा कि आपकी वेबसाइट पर कितने इमेजेस मौजूद हैं, जो ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस नहीं हैं उनको ये ऑप्टिमाइज कर देगा। सो देयर इज़ वन इमेज रेडी टू बी ऑप्टिमाइज वन इमेज कर दो, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उस इमेज को ऑप्टिमाइज कर देगा। ऑप्टिमाइज्ड 1 बाय 1 फाइल हो गई, दैट्स ओके। सो अब मैं जाता हूँ एक और प्लगइन, ऐड न्यू, और अब मैं इंस्टॉल करता हूँ वेब पी एक्सप्रेस। वेब पी एक्सप्रेस सर्च करता हूँ, और वेब पी एक्सप्रेस के प्लगइन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट किया। सो एक्टिवेट करने के बाद मैं वेब पी एक्सप्रेस की सेटिंग्स में जाता हूँ, और यहाँ से मेरे पास, अच्छा, आप एनेबल डायरेक्ट रीडायरेक्शन टू एग्जिस्टिंग कन्वर्ट इमेजेस, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपकी जो एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं, क्या वो वेब पी पे कन्वर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ पे कहता है कि पहले चेंजेस सेव करो, देन आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बल्क कन्वर्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेजेस जो कि वेब पी नहीं है उनको आप कन्वर्ट करें, तो आप बल्क कन्वर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इन चेंजेस को सेव करता हूँ,
और मैं अब लाइव टेस्ट भी परफॉर्म कर सकता हूँ। सो कॉपिंग फाइल्स फॉर टेस्टिंग ओके है, इट सीम्स के ऑल ओके है। अब जो इमेजेस सर्व होंगी वो हमारी वेब पे होनी चाहिए। आप इसको न्यू रूल्स ऐड कर सकते हैं डॉट एच टी एक्सेस में, वरना खुद ही कर देगा प्लगइन। बहरहाल थोड़ा अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, तो हौसले से काम लेना है। ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, लेकिन ये चूँकि एज आ सर्विस भी ऑफ़र की जा सकती है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको इनकी बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। आप इसको एज अ सर्विस किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे सर्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास मिनिफिकेशन और लोडिंग ऑफ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स। हमने अपने जावास्क्रिप्ट की जो अननेसेसरी स्पेसिंग होती है, लाइन ब्रेक्स होती हैं, उनको भी हमने रिमूव करना होता है। इसी तरह CSS फाइल्स में भी इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, लाइक कमेंट्स हो गए या अननेसेसरी डेटा हो गया, उसको भी हम रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो चीज़ है कि आप जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स की जहाँ तक बात है, तो वो आप कम से कम यूज़ करें अगर पॉसिबल है। अगेन, पेज स्पीड की वजह से अपनी वेबसाइट की जो आपकी फंक्शनैलिटी है, परफॉर्मेंस है, उसको आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन अगर कंप्रोमाइज़ हुए बगैर आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ होती है और आप एक ऐसा स्क्रिप्ट एक्सटर्नल यूज़ करने जा रहे हैं जिसके बगैर गुजारा हो जाता है, तो फिर आपको एक्सटर्नल स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खैर, आप इसके लिए प्लगइन यूज़ कर सकते हैं ऑटोप्टिमाइज़, जो कि एक बहुत अच्छा प्लगइन है। अगर आप प्रीमियम में जाते हैं तो WP रॉकेट, जो कि मैंने आपको शुरू में ही रिकमेंड किया था, वो ये वाला काम भी खुद ही कर देगा अगर आप उसका प्रीमियम वर्जन डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं तो। WP रॉकेट के साथ एक प्लगइन है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, परफ मैटर्स। सो परफ मैटर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो ये भी आपके गूगल फ़ॉन्ट्स को आपके लोकली होस्ट कराने में हेल्प करता है। आपका जो फाइल जिस पेज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, सिर्फ उसी पेज पे लोड हो, ये भी आपको इनेबल करके देता है। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेटली प्रीमियम है, जिसके लिए आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए देखिए, नॉर्मली जब प्लगइन्स हम इंस्टॉल करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स वगैरह या एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें एक प्लगइन, ये भी फ्री है, WP ऑप्टिमाइज। अगेन, आप अगर WP रॉकेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको WP ऑप्टिमाइज की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्री से काम चला रहे हैं फ़िलहाल, तो आप WP ऑप्टिमाइज इंस्टॉल करें और इसके थ्रू अपना डेटाबेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, अब तक हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कंप्लीट है। हमने नीच रिसर्च कंप्लीट की थी, उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट की, और देन अपने वेबसाइट स्टैब्लिश की, डोमेन ली, होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया, उसके साथ CDN डिप्लॉय किया, और साथ ही हमने कंटेंट ऐड किया, वेबसाइट पे थीम इंस्टॉल किया, जो नेसेसरी प्लगइन्स थे वो इंस्टॉल किए, और हमारी वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सेटअप कंप्लीट करने के बाद हमने कंटेंट ऐड किया, और कंटेंट ऐड करने के बाद हमने उस वेबसाइट की मज़ीद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, और सर्च इंजन के लिहाज से ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हमारी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक आने लग गई। तो जब तक ये स्टेप आपके कंप्लीट ना हो, आपने कोशिश करनी है कि अमेज़ॉन एसोसिएट या अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट ना बनाएं, क्योंकि जब तक आपके पास वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं होगी। अच्छा, वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए, ये भी सवाल हो सकता है कि कितने यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आने लग जाएं तो आप समझते हैं कि अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट बना लेना चाहिए। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप साइन अप कर सकते हैं अमेज़ॉन एसोसिएट या अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी वेबसाइट पे कम से कम 40-50 मंथली विजिटर्स हों, तो ही आप अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट साइन अप करें और बनाएं। क्योंकि अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम तक आपके अमेज़ॉन एसोसिएट के अकाउंट पे सेल ना आई, तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को डिसेबल भी कर सकता है। सो इस बात को माइंड में रखते हुए जब तक आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, तब तक थोड़ा वेट कर लें। वेबसाइट मेन क्रूशियल चीज़ है जिसके लिए हमने एक्चुअली ये सारा काम कर रहे हैं। सो वेबसाइट पे ट्रैफिक होना पहली शर्त है। उसके बाद उसको मोनेटाइज करना अमेज़ॉन एफिलिएट के थ्रू करें। आपको डायरेक्ट भी इतने एफिलिएट के
वेंडर्स मिल जाएंगे, एफिलिएट के नेटवर्क्स मिल जाएंगे, और आप गूगल एडसेंस के ज़रिए भी अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। दूसरे भी लातादाद नेटवर्क्स दुनिया में मौजूद है। तो पहली शर्त है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक हो। तो अभी हम प्रैक्टिकली चल के देखते हैं कि अमेजॉन एसोसिएट का अकाउंट साइन अप कैसे करना है, और उसमें उसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और डेफिनेटली पाकिस्तान में रहते हुए हमने अमेजॉन एफिलिएट का अकाउंट कैसे बनाना है। लेट्स गो। तो दोस्तों, अमेजॉन एसोसिएट के अकाउंट साइन अप करने के लिए हमने सबसे पहले गूगल का सहारा लेना है, और हमने टाइप करना है अमेजॉन एफिलिएट अकाउंट साइन अप। आप सिंपल अमेजॉन एसोसिएट्स या अमेजॉन एफिलिएट लिख सकते हैं। अगर आप साइन अप साथ ऐड करेंगे तो आपको डायरेक्टली साइन अप पेज पे ही ले जाएगा। अदरवाइज आप अमेजॉन एसोसिएट सेंट्रल, मतलब उसके होम पेज पे भी जा सकते हैं। सो अमेजॉन एसोसिएट्स का होम पेज है ये। यहाँ पे आप देख लेंगे साइन अप, देन रिकमेंड प्रोडक्ट्स, और उसके थ्रू आप अर्न अप टू 10% इन एसोसिएट कमीशंस। बात याद रखें, ये अप टू 10% है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसका आपको 10% कमीशन मिलेगा। ये वेरी करता है बेस्ड ऑन कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर प्रमोटिंग थ्रू योर वेबसाइट। सो सबसे पहले साइन अप करना है, जिसमें कह रहा है ज्वाइन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स, publishers and bloggers who are earning with the Amazon Associates program. साथ share millions of products with your audience. We have customized linking tools for large publishers, individual bloggers and social media influencers. और इसके साथ ही earn up to 10%. So based on different factors आपको 10% तक कमीशन मिल सकता है सक्सेसफुल सेल पे। सो सबसे पहले आपने क्लिक करना है साइन अप पे। आप साइन इन पेज पे आ गए। यहाँ से आपने क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज। यहाँ पे ईमेल पुट करेंगे अपनी, और यहाँ पे आप पासवर्ड पुट करेंगे। यहाँ पे आप पासवर्ड को री एंटर करेंगे एंड क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब आपको ईमेल के थ्रू एक OTP, वन टाइम पासवर्ड या कोड मिलेगा। आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। सो मैंने अपने ईमेल में जाके वो कोड कॉपी किया और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट के बटन पे क्लिक किया और मेरा अमेजॉन का अकाउंट साइन अप हो चुका है। अब नेक्स्ट है जी आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखिएगा कि इसी के नाम पे आपकी जो पेमेंट्स है वो इशू होनी होती है, तो ये आपके रियल नाम होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट, टू होम शुड वी इशू पेमेंट्स, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है जिसके नाम पे पेमेंट्स इशू होनी है। पेई नेम, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, तनवीर नांडला। एड्रेस आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कंप्लीट एड्रेस लिख दें बेहतर है। यहाँ पे आप सिटी लिख दें, और कंट्री में आप पाकिस्तान पुट करें। देन आपसे स्टेट नहीं पूछेगा, और यहाँ से आप स्टेट डेफिनेटली पूछेगा, और उसमें आप पंजाब, जिस सिटी बिलोंग करती है जिस सूबे से, वो लिख देंगे। और साथ ही पोस्टल कोड में आप 60,000 या जो भी आपके शहर का पोस्टल कोड है वो पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे है अकाउंट पाकिस्तान के +92, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पुट करेंगे। तो मोबाइल नंबर पुट करने के बाद आपने ये भी बताना है कि हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, कि पेई लिस्टेड अबव के यही पेई है या आप किसी और के बिहाफ पे अकाउंट बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप द पेई लिस्टेड अबव पे ही क्लिक करें, अदरवाइज थोड़ी परेशानी का सामना पॉसिबली करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास वेबसाइट है, क्या आप वेबसाइट के थ्रू अमेजॉन एफिलिएट का जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, या आपकी कोई मोबाइल ऐप है। तो डेफिनेटली हमारे पास वेबसाइट है, तो हम वेबसाइट का जो एड्रेस है वो पुट करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। और हमारे पास अगर एक से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं तो हम उन तमाम वेबसाइट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, आर एनी ऑफ द वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स लिस्टेड अबव डायरेक्टेड प्राइमरली एट चिल्ड्रन अंडर 13? क्या आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो चिल्ड्रन अंडर 13 को डायरेक्टली
एड्रेस करती हैं, तो डेफिनेटली नहीं, हमारी वेबसाइट्स बड़ों के लिए। सो कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, आपने प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन देनी है। व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट लेट्स सपोज फिशिंग से रिलेटेड है तो आप फिश लिख सकते हैं या FIS लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। योर वेबसाइट लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स अबाउट। सो आवर वेबसाइट्स आर अबाउट आउटडोर एंड फिशिंग। सो आपकी वेबसाइट की जो मेन निश है या कैटेगरी है, आप उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स। सेलेक्ट प्राइमरी टॉपिक। हमारा प्राइमरी टॉपिक होगा स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड आउटडोर्स, और सेकंड टॉपिक भी हम इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल अगर एक ही है तो हम उसी को भी अगेन ऐड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल निशेस से बिलोंग करती है हमारी वेबसाइट तो आप एक और टॉपिक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स मोस्टली मैं पुट करूँगा। अगर आप किसी और कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऐड करना चाहते हैं वेबसाइट पे तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स। कंपैरिजन शॉपिंग इंजन है, कंटेंट और नीश वेबसाइट है। सो हमारी वेबसाइट है कंटेंट और नीश वेबसाइट। कंटेंट और नीश वेबसाइट। ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन, वो कहते हैं कि हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स। आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाएंगे। तो मैं नॉर्मली अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक SEO के थ्रू लाऊंगा, तो मैंने उसको ऐड कर लिया। हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम। अगर मैं पहले कोई यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। लेट्स सपोज अगर मैं कोई डिस्प्ले एड्स यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि गूगल एडसेंस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो ऐड कर लूँगा। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ कि अमेजोन एसोसिएट इज़ द ओनली वे आई मोनेटाइज माई वेबसाइट। हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हाउ मैनी टोटल विजिटर्स डू यू वेबसाइट एंड ऐप गेट पर मंथ। हमारी वेबसाइट अभी स्टार्टिंग में है तो हम इसको 5 to 5,000 कर लेते हैं। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न टू ज्वाइनिंग Amazon Associates program to monetize my site। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। ऑनलाइन सर्च, वर्ड ऑफ माउथ, ये जो भी कह दें। अच्छा, नेक्स्ट है जी, आपने कैप्चा सॉल्व करना है एंड आपने Amazon Associates की जो एग्रीमेंट है और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे एग्री करना है और देन फिनिश पे क्लिक कर देना है। कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू Amazon Associates प्रोग्राम। आपकी यूनिक आईडी उसने ये कर दी। यू मे ओकेजनली नीड टू प्रोवाइड योर एसोसिएट आईडी टू वेरीफाई योर अकाउंट विद अस। योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड शॉर्टली आफ्टर you have referred qualified sales to Amazon.com. In the meantime, you have been granted the full access to Associate Central 24 hours a day. So कहते हैं कि आपके अकाउंट को हम रिव्यू करेंगे जब आप कोई सक्सेसफुल सेल जनरेट करेंगे, तब तक आप Amazon Associates का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर हमने पेमेंट लेनी है तो हमें टैक्स की इंफॉर्मेशन भी पुट करनी पड़ेगी, जो कि हम नाउ अगर अब अभी ऐड करना चाहते हैं तो नाउ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज लेटर के लिए छोड़ सकते हैं कि जब पेमेंट ऐड हो, जब हम उसमें से विदड्रॉ करवाने लगें तो तब भी ये इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। सो ये था हमारा Amazon Associates का साइन अप का लेक्चर। आई होप कि आपको बिल्कुल आसान समझ आ रहा होगा और आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर बड़ा हैवी था, थोड़ा टेक्निकल था, जिसमें आपको बहुत टाइम भी लगा होगा। तो अभी थोड़ा आसान काम है, लेट्स सी। ओके दोस्तों, Amazon एफिलिएट का रेवेन्यू अर्न करने के बाद अब बारी आती है कि उस रेवेन्यू को पाकिस्तान में मंगवाना कैसे है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो Amazon के पास अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगी और बताना होगा कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और हम पर टैक्स की डिटेल्स हमारी क्या है। उसके बाद हमें अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिसमें हमारी रेवेन्यू Amazon की तरफ से रिसीव होगा। एक बात यहाँ पे याद रखने की ये है कि हम पाकिस्तान का बैंक अकाउंट फ़िलहाल यूज़ नहीं कर सकते। मे बी फ्यूचर में
अमेज़ॉन एफिलिएट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि हम पाकिस्तान में डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर सकें, बट फ़िलहाल हमें यूएसए का बैंक अकाउंट चाहिए होगा। डोंट वरी, इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। पेयोनीर के होते हुए हमें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम पेयोनीर को अटैच कर सकते हैं एफिलिएट के साथ। पेयोनीर में हमें यूएस बैंक की इंफॉर्मेशन दी होती है, वही इंफॉर्मेशन हम अपने अमेज़ॉन की जो पेमेंट सेटिंग्स हैं उसमें ऐड करेंगे, और जब भी हमारा रेवेन्यू फाइनलाइज होगा तो वो पेमेंट हमारे पेयोनीर में ऐड हो जाएगी, और पेयोनीर से हम आसानी के साथ पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स के अंदर हम विदड्रॉ करवा सकते हैं, एटीएम के थ्रू विदड्रॉ करवा सकते हैं, और इवन जैज़ कैश के थ्रू भी विदड्रॉ करवा सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह हमने अमेज़ॉन के साथ अपने जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करनी है, और उसके साथ साथ पेमेंट की डिटेल्स कैसे ऐड करनी है। पेयोनीर वाला पार्ट मैं स्किप करूंगा क्योंकि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग हमारा कोर्स ज़रूर किया होगा, तो उसमें आपको पेयोनीर के अकाउंट का सेटअप की डिटेल में समझाया गया है। तो आप पेयोनीर का जो अकाउंट है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग अकाउंट भी हो, उसकी डिटेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पेयोनीर की पेमेंट सेटिंग्स की तरफ। दोस्तों, अब हमें पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके लिए पहला स्टेप है कि हम टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करें। तो उसके लिए हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें पहला स्टेप है कि अबाउट यू। ये हमारे बारे में पूछेगा कि व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन। इसमें आपने इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप बिजनेस सेलेक्ट करेंगे तो टैक्स की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। सो आर यू a US citizen, US permanent resident और अदर US रेजिडेंट एलियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये कह दिया कि मैं US सिटीज़न हूँ या किसी भी तरीके से मेरा USA के साथ ताल्लुक़ है, तो देन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अच्छा खासा। तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है क्योंकि हम US के सिटीज़न नहीं हैं। आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। नहीं, हम खुद पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, किसी और के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा नाम। हमने अगेन नाम जो हमने सबमिट किया था वही पुट करेंगे। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आप यहाँ से पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मेलिंग एड्रेस। अगर आपका मेलिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस से मैच करता है तो आप इसको टिक रखेंगे, अदरवाइज आप इसको अनचेक करके यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस पुट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आई हैव अ नॉन यूएस TIN। आपने इसको अनचेक रखना है, और आई हैव अ US TIN, इन दोनों को आपने अनचेक रखना है। नेक्स्ट है व्हाई आर यू नॉट एबल टू प्रोवाइड अ TIN। द कंट्री वेयर आई एम लायबल टू पे टैक्सेस डज नॉट इशू TIN टू इट्स रेजिडेंट्स। इसको आपने टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड। ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द US। तमाम सर्विसेज USA से बाहर परफॉर्म की जाएंगी। अगर आप इनसाइड US करेंगे तो देन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आई कंसेंट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आपने इसको चेक रखना है। आपने यहाँ पे आई सर्टिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑन लाइन 1 ऑफ दिस फॉर्म। यस, मैं वही हूँ। आपने यहाँ पे अगेन अपना नाम लिखना है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाएगा। सो ये W8BEN फॉर्म आपके सामने अपेयर हो गया, जिसमें वही इंफॉर्मेशन है जो आपने अभी दी थी। यहाँ पे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, और इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू डेफिनेटली कर लेना है। सो एप्लीकेबल विद होल्डिंग रेट क्या है जी हमारा 0%। हम पे कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, और यहाँ से हम अपना इंटरव्यू को एग्जिट कर देंगे। हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट नोटिस में पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन का नोटिस आ रहा था, अब रिमूव हो चुका है। अब हमारे सामने सिर्फ एक नोटिफिकेशन बाकी रह गया है, जिसमें वो कह रहा है कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट करें। सो हम पेमेंट इन्फॉर्मेशन के टैब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपनी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करके, और टैक्स इन्फॉर्मेशन को हम ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, यहाँ से हम करते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन चेंज पेमेंट मेथड। आपको एक दफ़ा फिर साइन इन करवाएगा, आपने साइन इन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं किया था, OTP आपने नहीं वेरीफाई किया था, तो आपको यहाँ पे अगेन अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना पड़ सकता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे OTP सेंड किया अपने नंबर पे। अब मैं वेट करता हूँ कि मुझे OTP रिसीव हो, और वो मैं
यहाँ पुट करके इसको वेरीफाई कर सकूँ। सो OTP वेरिफिकेशन के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाऊँगा। ओके, अब मेरे पास पेमेंट मेथड का पेज अपेयर हो चुका है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए हमें यूएस का बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए जहाँ पे हम पेमेंट मंगवाएंगे। अब डेफिनेटली हमारे पास डायरेक्टली यूएस की जो बैंक डिटेल्स हैं वो तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हम पेयोनीर यूज़ करेंगे और पेयोनीर में हमें जो बैंक इंफॉर्मेशन दी होगी यूएसए की, वो डिटेल्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लस बैंक अकाउंट के साइन पे क्लिक करूँगा, ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट। सो पेयोनीर के अकाउंट में आपने लॉगिन करना है, रिसीव पेमेंट्स पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको यूएस का बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम होगा, बैंक की करेंसी होगी, अकाउंट टाइप होगा और अकाउंट नंबर होगा, बैंक नेम होगा और साथ ही राउटिंग या ABA नंबर होगा। वो तमाम डिटेल्स आपने वहाँ से नोट करके इसमें पेस्ट करनी है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो पेमेंट की डिटेल्स हैं वो सबमिट हो जाएंगी। अब आप नेक्स्ट जब भी आपकी पेमेंट फाइनलाइज होगी तो वो आपके डायरेक्टली पेयोनीर अकाउंट में आएगी और पेयोनीर के थ्रू आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक में विदड्रॉ करवा सकते हैं, जैज़ कैश में विदड्रॉ करवा सकते हैं या ATM के थ्रू भी विदड्रॉ करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अमेज़ॉन की पेमेंट सेटिंग्स हैं, इसका लेक्चर हुआ कंप्लीट। सी यू। तो दोस्तों, अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट साइन अप करने के बाद हमने उसको जस्ट अगेन लॉगिन करना है और हमारे सामने अमेज़ॉन का डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। और अभी हम प्रैक्टिकली भी अमेज़ॉन के डैशबोर्ड को देखते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों का जिक्र होता है और हमने किन चीज़ों के बारे में उनको देखना है या उनके बारे में परेशान होना है, और रेवेन्यू कहाँ पे शो होता है, रेवेन्यू में डिडक्शन क्या होती है और डिफरेंट जो फिगर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो आइए चलते हैं अमेज़ॉन के डैशबोर्ड को प्रैक्टिकली देखने की तरफ। तो अभी हम चलते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट के डैशबोर्ड की तरफ और देखते हैं कि ये दिखता कैसे है और उसके अंदर हमारे मतलब के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने कंसीडर करना है और इम्पोर्टेंस देनी है। सबसे पहले आप डायरेक्टली अमेज़ॉन एसोसिएट्स का अकाउंट ब्राउज़र में टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको affiliate-program.amazon.com लिखना होगा, अदरवाइज़ आप सिंपली अमेज़ॉन एफिलिएट लॉगिन या अमेज़ॉन एफिलिएट सिंपल अगर गूगल में सर्च करेंगे तो पहले सर्च रिज़ल्ट पे क्लिक करके आप अमेज़ॉन के एफिलिएट के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें कि मेरे सामने अमेज़ॉन एसोसिएट्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया, जिसमें सबसे पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस डिस्प्ले हो रहा है जिस पे लिखा है, बिफोर वी कैन पे यू वी मस्ट हैव योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, नोट दैट ओनली द प्राइमरी अकाउंट होल्डर कैन एंटर द इन्फॉर्मेशन, any update to tax information after 15th in this month will be in effect only from next month. Please ignore this message if tax information is already submitted. So before we can pay you, we must have your payment information. Please ignore this message if payment information is already submitted. इस नोटिस में मुझे बता रहा है कि अगर आपने पेमेंट लेनी है तो उसके लिए आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगी, जिसमें हमसे पूछेगा कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उस कंट्री के पर्सपेक्टिव से हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगी। खैर, इससे नीचे आते हैं, हमारे नए अकाउंट का जो डैशबोर्ड है उसमें अर्निंग ओवरव्यू आपको शो हो रही होगी, जिसमें फॉर लास्ट 30 डेज़ का जो आपका रेवेन्यू है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ग्राफ बाय डेट है और यहाँ पे जो अर्निंग है वो डिस्प्ले हो रही होगी। अच्छा, इसमें आपके सामने 3 चीज़ें शो हो रही होंगी, एक होगा कमीशंस, बाउंटीज एंड क्लिक्स, और नीचे आप देख रहे हैं टोटल कमीशंस यहाँ पे डिस्प्ले होगी, जो टोटल आपको कमीशन मिलेगा वो, टोटल बाउंटीज, अगर आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू बिकी है तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो भी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, और यहाँ पे क्लिक्स शो हो रहे होंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आपकी वेबसाइट से कितने क्लिक्स होकर अमेज़ॉन पे गए और उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली वहाँ पे जाके प्रोडक्ट बाय की जिसका आपको एफिलिएट कमीशन मिला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, समरी फॉर दिस मंथ, इसमें भी आपको वही चीज़ें मज़ीद भी कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी, जिसमें है टोटल आइटम्स शिप्ड, के आपके एफिलिएट के थ्रू कितने लोगों ने प्रोडक्ट्स बाय की और कितनी उनमें से शिप हो चुकी हैं, टोटल अर्निंग्स
7 टोटल ऑर्डर्ड आइटम्स, 7 क्लिक्स और कन्वर्जन्स। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है अगेन, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट के थ्रू कितने लोग अमेज़ॉन पे गए और उनमें से कितने परसेंट लोगों ने वहाँ पे चीज़ें बाय की। तो जितना कन्वर्जन ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज करेगा। अच्छा, साथ ही आप देख सकते हैं व्यू फुल रिपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे मज़ीद जो कुछ और फीचर्स हैं मेरे डैशबोर्ड के और अमेज़ॉन के रिव्यू सेक्शन के, वो मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। सो रिपोर्ट्स के आगे अगेन वही समरी है, समरी, कमीशंस, बाउंटीज, वही डिस्प्ले हो रहा है। कमीशन स्केड्यूल, पेमेंट हिस्ट्री कि आपको कौन से महीने में कितनी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। आप इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल रेफरल्स एंड टोटल अर्निंग्स भी डिस्प्ले हो रही हैं। बाउंटीज आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि अगर आपके देखिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद जो बायर है वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को बाय करे जिस पे आपने उसको रेफर किया, तभी आपको एफिलिएट कमीशन मिलेगा। अगर उसने सर्टन ड्यूरेशन के दौरान वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बाय की तो भी आपको कमीशन मिलेगा। इसकी एक अच्छी बात ये भी है। और साथ ही अगर उसने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बाय की, जैसे कि कोई बुक हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो भी आपको बाउंटीज की शक्ल में आपको जो कमीशन है वो ज़रूर मिलेगा। तो ये था अमेज़ॉन एसोसिएट्स का ओवरव्यू, जिसके अंदर हम अर्निंग मोस्टली के बारे में जान सकते हैं कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने परसेंट कन्वर्जन रही और उसके थ्रू हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो भी शो हो रहा होता है, जो कि है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स। अच्छा, आपको यहाँ से एक और भी क्लू मिलता है कि आपने कितने डॉलर्स की प्रोडक्ट बिकवाने में अमेज़ॉन की हेल्प की। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है जिससे आप इवन अपनी, अगेन बात याद आ जाती है कि नीश रिसर्च में भी आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इवन आप जो अमेज़ॉन एफबीए का बिजनेस करते हैं या अमेज़ॉन पे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उनके बारे में भी ओवरव्यू ले सकते हैं और उनको भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट थी, ये मैं इतने डॉलर्स की बेच सकता हूँ। और उनको अगर आप डायरेक्ट अफिलिएट बन जाएं उनके, या अपनी वेबसाइट उनको पिच करें कि मैं अपनी वेबसाइट पे इन इन आइटम्स को बेच सकता हूँ और इतने डॉलर्स की ऑलरेडी मैं इतनी बेच चुका हूँ, $1 लाख की, $2 लाख की, $3 लाख की। तो ये भी एक अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि आप उनके लिए वीए भी बन सकते हैं, आप उनके डायरेक्ट अफिलिएट भी बन सकते हैं, या आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट पे भी ये ट्रैफिक ड्राइव कर सकता हूँ, जिससे आपको अमेज़ॉन को कमीशन नहीं देना पड़ेगा और आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी। खैर, ये एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमें एक प्राइवेट स्टोर पे अपनी ट्रैफिक ड्राइव करनी चाहिए या अमेज़ॉन के साथ स्टिक रहना चाहिए। लेकिन हमें गूगल ये कहता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हो और वहाँ पे ट्रैफिक भेज रहे हो, तो सिर्फ अमेज़ॉन पे या सिर्फ एक एफिलिएट नेटवर्क पे मत भेजो, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करो और डिफरेंट ऑप्शंस अपने यूज़र के सामने रखो। तो उस लिहाज से भी एक अहम पॉइंट साबित हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अगला मरहला आता है कि हम अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक को अपनी वेबसाइट पर प्लेस कैसे कर सकते हैं, और प्लेस करने से पहले हम अमेज़ॉन का जो एफिलिएट लिंक है उसको जनरेट कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब कंटेंट राइटिंग का लेक्चर देखा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने अपने कंटेंट के अंदर बटन ऐड करना है, जिस बटन पे क्लिक करके हमारा जो विजिटर है वो लैंड करेगा अमेज़ॉन की वेबसाइट पर। अगर वो वहाँ से सक्सेसफुल प्रोडक्ट बाय कर लेता है तो उसका हमें कमीशन मिलेगा। सो वो प्रोडक्ट का जो लिंक है वो हमने जनरेट कैसे करना है अमेज़ॉन एफिलिएट के अकाउंट से, उसको हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स गो। तो अमेज़ॉन एसोसिएट्स के अकाउंट में आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक जनरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अमेज़ॉन ने अभी एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है साइट स्ट्राइप। साइट स्ट्राइप एक्चुअली क्या है कि अगर आप अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट में लॉगिन है और साथ ही अगर आप अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, आपने साथ ही अमेज़ॉन की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने डिलीवर टू जो आपकी टारगेटेड कंट्री है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली हम यूएस को टारगेट करना चाह रहे हैं इस वक्त।
तो आपने वहाँ का जो ज़िप कोड है वो पेस्ट करना है यहाँ पे और अप्लाई पे क्लिक कर देना है और डन पे क्लिक कर देना है। नाउ आपने जिस प्रोडक्ट के लिंक को जनरेट करना है उस प्रोडक्ट को आप या तो डायरेक्टली सर्च कर लें या आप सिंपली प्रोडक्ट को सर्च करके किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको मैं अपनी वेबसाइट पे यूज़ करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये आप टॉप में देखेंगे कि एक बार ऑटोमेटिकली अपेयर हो गई यहाँ पे अमेजोन एसोसिएट साइट स्ट्राइप के नाम से। तो गेट लिंक का ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं टेक्स्ट बेस्ड लिंक जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर मैं इमेज का कोई बैनर जनरेट करना चाहता हूँ तो इमेज पे क्लिक करूँगा। टेक्स्ट और इमेज दोनों जनरेट करना चाह रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट प्लस इमेज पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं गेट लिंक टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख लें कि मेरे पास शॉर्ट लिंक amzn.to आ गया। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और अपनी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर जहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वहाँ पे ये एज अ लिंक शो करवा दूंगा। तो जब भी विजिटर मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा और उस एंकर पे उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो इस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लैंड करेगा और अगर उसने ये प्रोडक्ट बाय कर ली तो मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली कमीशन ऐड हो जाएगा। इट इज़ दैट सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपने इसको निहायत गौर से समझने की कोशिश करनी है। हम अक्सर औकात बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा अमेज़ॉन का एफिलिएट अकाउंट बंद होने का ख़तरा होता है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट ही अगर हम यूज़ कर रहे हों तो उसके साथ हमने ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, बल्कि हर एफिलिएट जो प्लेटफॉर्म है उसकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो कुछ चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर हम उन चीज़ों को वायोलेट करें तो हमारा अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो सकता है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन की वो मिस्टेक्स जिनको हमने हर हाल में अवॉइड करना है। अगर हमने अवॉइड ना किया तो हमारा अकाउंट बंद होने का ख़तरा बन सकता है। सो सबसे पहली बात, लिंक्स को चेंज करना। होता यूँ है कि अगर आप लेट्स सपोज होस्टिंग से रिलेटेड कोई एफिलिएट वेबसाइट देखें तो उसमें उस वेबसाइट के ओनर ने जो लिंक है उसको मास्क किया होता है या रीडायरेक्शन लगाई होती है। अमेज़ॉन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम उसके एफिलिएट लिंक को कस्टमाइज़ करें या अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करते हुए आगे जाके रीडायरेक्ट करें और अमेज़ॉन पे भेजें। अमेज़ॉन चाहता है कि क्लियरली यूज़र को पता हो कि वो जिस लिंक पर क्लिक कर रहा है वो लिंक उसे डायरेक्टली अमेज़ॉन पे ही ले जाएगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात आपने ख्याल करना है कि साइट स्ट्राइप के थ्रू जनरेट किया गया अमेज़ॉन एफिलिएट का लिंक चेंज नहीं होना चाहिए। और जब उस किसी भी बटन पे चेक प्राइस का बटन है या कोई भी बटन है उस पर क्लिक करने के बाद यूज़र को क्लियरली पता हो कि ये लिंक एफिलिएट का लिंक है और ये अमेज़ॉन पे ही लैंड करेगा और मैं जो प्रोडक्ट बाय करूँगा वो अमेज़ॉन से ही बाय करूँगा। सेकंड, एक बहुत बड़ी मिस्टेक वो ये है कि अमेज़ॉन हमें इजाज़त नहीं देता कि हम प्रोडक्ट की प्राइस अपनी वेबसाइट पे अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करें। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है क्योंकि प्राइसेस अपडेट होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। तो इस सिलसिले में हमें इजाज़त नहीं है कि हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट की प्राइस को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करें। तो हम नॉर्मली जो बटन हम प्लेस करते हैं वो होता है चेक प्राइस का, कि यूज़र चेक प्राइस के बटन पे क्लिक करे और आगे जाके प्राइस वो खुद देखे। हम अपनी वेबसाइट पे प्राइस नहीं डिस्प्ले करवा सकते। हाँ, कुछ सिनेरियोज़ में अगर आपकी वेबसाइट एक अथॉरिटी बन चुकी है, उसपे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है और आप अमेज़ॉन की अच्छी खासी सेल्स जनरेट करवाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो देन आप डायनामिकली प्रोडक्ट की जो प्राइसेज़ हैं उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ख़ैर ये एक एडवांस्ड आपके पास ऑप्शन है। फ़िलहाल आपने ये बात याद रखनी है कि आप अमेज़ॉन की प्रोडक्ट की जो प्राइसेज़ हैं वो अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं करवा सकते। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत बड़ी मिस्टेक वो ये है कि एक से ज़्यादा एफिलिएट अकाउंट बनाना। अगर किसी भी मरहले पे अमेज़ॉन ने ये डिटेक्ट कर लिया कि आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, तो वो उन तमाम अकाउंट्स को बंद कर सकता है। इसलिए आपके पास एक ही अकाउंट होना वो काफ़ी है। नॉर्मली ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या हम एक ही अकाउंट मल्टीपल वेबसाइट्स पे यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है येस। आप उन तमाम वेबसाइट्स पर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स पर एक ही अकाउंट के जो लिंक्स हैं उनको, और आपकी तमाम वेबसाइट्स का जो रेवेन्यू है
वो आपके एक ही अकाउंट में ऐड होगा और आप उसको विथड्रॉ आसानी के साथ करवा सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़, आप भी अमेज़न एफ़िलिएट सीखने जा रहे हैं और सीख रहे हैं, तो आप बड़े एक्साइटेड होंगे और सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि यार मैं जाके पहले बस अमेज़न एसोसिएट्स का अकाउंट बना लूँ। अंडरस्टैंडेबली ये अच्छी बात भी है, लेकिन थोड़ा-सा रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। अमेज़न आपको 180 डेज़ देता है साइन अप करने के बाद। अगर 180 डेज़ के अंदर, तकरीबन 6 माह के अंदर, आपने कोई भी अपने एफ़िलिएट लिंक के थ्रू सेल जनरेट नहीं की, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो मेक श्योर, मैंने पहले ही बताया था कि अपना अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट तब बनाएँ, जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आने लग जाए, ताकि आपके 180 डेज़ के अंदर सेल जनरेट हों और आपका अकाउंट सेफ रहे और हमेशा चलता भी रहे। अच्छा, नेक्स्ट है कि अमेज़न के कुछ ट्रेडमार्क्स को अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना। अगेन एक्साइटमेंट में इंसान बहुत कुछ करने की जुस्तजू होती है, वो एक्साइटेड होता है कि यार मैं अमेज़न का जो लोगो है वो डिस्प्ले करा दूँ प्रोडक्ट के साथ, या अमेज़न के कुछ और ट्रेडमार्क्स हैं उनको डिस्प्ले करवा दूँ। तो याद रखें, ये प्रोहिबिटेड है। आपने अमेज़न के ट्रेडमार्क्स को अपनी वेबसाइट पे यूज़ नहीं करना, और ना ही आपकी वेबसाइट का जो डोमेन है उसके अंदर अमेज़न का लफ्ज़ आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, ना ही अमेज़न के जितने भी ट्रेडमार्क्स हैं वो आने चाहिए। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि अमेज़न के ट्रेडमार्क्स को अपनी वेबसाइट पे आपने यूज़ करने से अवॉइड करना है। अच्छा, इसके साथ-साथ जहाँ पे आपने ट्रेडमार्क्स यूज़ नहीं करने, वहाँ पे आपने क्लियर कट एक डिस्क्लेमर भी देना है कि हम अमेज़न एसोसिएट्स के लिंक्ड हैं उनसे, और हम उनके थ्रू अर्न करते हैं और उनसे एफ़िलिएट का कमीशन अर्न करते हैं, और ये किस तरीके से डिस्क्लेमर ऐड करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है, अगेन आप लोगों को एफ़िलिएट का अकाउंट मिला, जब हम देखते हैं कि यार उसमें सेल्स नहीं आ रही, तो बहुत परेशानी, एंग्ज़ायटी सी होती है कि यार हम क्यों नहीं सेल्स जनरेट कर पा रहे। तो उस वक़्त जब इंसान बड़ा एक्साइटेड भी होता है और साथ एंग्ज़ायटी में भी होता है कि यार मैं अमेज़न का अकाउंट भी बन गया एसोसिएट्स का और मुझे सेल्स नहीं मिल रही, तो फिर आप डिफ़रेंट तरीकों से ये चाह रहे होते हैं कि आपकी सेल्स बढ़ें, और फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने 100 लोगों को ईमेल के थ्रू वो लिंक सेंड कर दिया। तो याद रखें, अमेज़न डिटेक्ट करता है कि उस पे ट्रैफ़िक किस सोर्स से आ रही है। तो अगर उसने ये डिटेक्ट कर लिया कि आप उसके पास ट्रैफ़िक ईमेल्स के थ्रू भेज रहे हैं, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। जी हाँ, आपने ईमेल मार्केटिंग को यूज़ नहीं करना अमेज़न एफ़िलिएट लिंक को प्रमोट करने के लिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ईमेल्स के अंदर अपने उस लैंडिंग पेज का या अपनी वेबसाइट का लिंक सबमिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपने अमेज़न के एफ़िलिएट लिंक प्लेस कर रखे हैं। डायरेक्टली आप अमेज़न एफ़िलिएट का लिंक ईमेल्स के अंदर एम्बेड नहीं कर सकते, आपने इसे अवॉइड करना है। इसी तरह जहाँ पे आप ईमेल्स के थ्रू लिंक नहीं दे सकते, इसी तरह आप पीडीएफ, न्यूज़लेटर्स या इस तरह के दूसरे सोर्सेज़ के थ्रू भी आप अपना एफ़िलिएट का लिंक, डायरेक्ट एफ़िलिएट का लिंक प्रमोट नहीं कर सकते। आपने अपनी वेबसाइट का लिंक प्रमोट करना है, लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ और वहाँ से क्लिक करके अमेज़न पे जाएँ और वहाँ से बाय करें, तो ही आपको अमेज़न एफ़िलिएट का कमीशन देगा और आपका अकाउंट भी इस तरीके से सस्पेंड नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ-साथ अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, कोई एडल्ट कंटेंट या किसी भी तरह का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो भी अमेज़न का अकाउंट, अमेज़न एसोसिएट्स का अकाउंट बंद होने का खतरा मौजूद होता है, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट है जो कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, जिसकी मिसाल है एडल्ट कंटेंट या कैसीनो रिलेटेड कंटेंट, तो उस पे आप अमेज़न के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करने से इज्तनाब करें, अदरवाइज़ अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, अमेज़न पर ना सिर्फ़ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, बल्कि वो एक पूरा एंगेजिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे लोग वहाँ से बाय करते हैं और उसके बाद उस पे रिव्यू देते हैं, उस रिव्यू पे डिबेट होती है, वोटिंग होती है, तो बड़ा एक एंगेजिंग एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म भी बन जाता है। हम जब कंटेंट लिखने बैठते हैं, तो जब हमारा माइंड वैकेंट होता है, हमें मज़ीद कुछ माइंड में आ नहीं रहा होता, तो हम क्या करते हैं, हम अमेज़न पे जाके उन प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज़ हैं, उनको कॉपी करके अपनी वेबसाइट के कंटेंट में प्लेस करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये डुप्लीकेट कंटेंट का तो इश्यू है ही है, लेकिन इसके साथ-साथ अमेज़न का एफ़िलिएट अकाउंट, उसके लिए भी आपके लिए मसला हो सकता है कि अगर आपने वहाँ से रिव्यूज़ कॉपी किए और अपनी वेबसाइट पे लगाते गए, तो अमेज़न इस बात को लाइक नहीं करता और आपका अमेज़न का एसोसिएट्स या अमेज़न एफ़िलिएट अकाउंट सस्पेंड हो सकता है।
अच्छा, इसके साथ ही जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपने उस रिव्यूज़ को जो कि अमेज़न की प्रोडक्ट्स के पेजेस पर मौजूद होते हैं, उनको कॉपी नहीं करना। इसके साथ-साथ आपने कंटेंट भी कॉपी नहीं करना। आपका कंटेंट डुप्लिकेट नहीं होना चाहिए, वैल्यू एडेड होना चाहिए। वो किसी न किसी तरह की वैल्यू ऐड करे और आप एक्सपर्ट हों उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने में, और आपने ये करना है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं और आपकी फाइंडिंग्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हैं जो आप लिख रहे हैं वहाँ पे। तो कोशिश कीजिएगा इन कुछ इश्यूज़ से आपने अवॉइड करना है, ताकि आपका अमेज़न एफ़िलिएट अकाउंट सदाबहार चलता रहे, क्योंकि ये आपका एक एसेट है, और एसेट कल को आपकी वेबसाइट्स बिकेंगी भी सही, और उस बिकने के लिए ज़रूरी है कि आपका अमेज़न एफ़िलिएट का अकाउंट लाइव हो, ताकि वेरीफ़ाई हो सके आपका रेवेन्यू, आपकी अर्निंग, और आपकी वेबसाइट अच्छे पैसों में फ्लिप हो सके। थैंक यू।